आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना कैबिनेट ने इस साल 15 अगस्त तक एक बार में 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफ करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने बैठक में किसानों की आय स्तर और उनकी भूमि जोत के आधार पर कृषि ऋण माफी योजना को लागू करने के तौर तरीकों और दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दी है। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिन किसानों ने 12 दिसंबर 2018 और 9 दिसंबर 2023 के बीच बैंक ऋण लिया था, वे कृषि ऋण माफी योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। सरकार का अनुमान है कि इस योजना को एक बार में लागू करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। ऋण माफी योजना के तहत सरकार उन गरीबों किसानों को प्राथमिकता देगी जो बैंकों से लिए गए संस्थागत ऋण के बढ़ते कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। आयकर दाताओं और उच्च स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अन्य अमीर किसानों का लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाएगा। रेवंत ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्ज माफी के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये वादा राहुल गांधी ने 6 मई 2022 को अपने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। आज सुबह काचीगुड़ा के पास केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास में घुसने का प्रयास करने के बाद कई छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। नीट में कथित अनियमितताओं के चल रहे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष वेंकट बालमूर के नेतृत्व में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री के घर का घेराव करने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने और पेपर लीक की न्यायिक जांच की मांग की है। एनएसयूआई के तेलंगाना अध्यक्ष और एमएलसी वेंकट बालमूर सहित हिरासत में लिए गए नेताओं को नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से छात्रों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा रद्द करने और इसे फिर से आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। लेकिन जब किशन रेड्डी से मिलने का समय नहीं दिया गया तो यूनाइटेड यूथ और स्टूडेंट यूनियन के तमाम नेताओं ने किशन रेड्डी के घर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की पार्टी पर पकड़ तेजी से कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों समेत इन कई नेता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के संपर्क में हैं। ऐसी अटकलें हैं कि आधा दर्जन से अधिक विधायक इस महीने के अंत तक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की राह पर चलने की सोच रहे हैं। वरिष्ठ नेता पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के फैसले से बीआरएस नेताओं को झटका लगा है, क्योंकि उनमें से कई ने पूर्व अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाया, जिन्होंने अपने करियर के अंतिम अंत में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। वरिष्ठ नेता जी जगदीश रेड्डी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पोचाराम ने बीआरएस छोड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि पोचाराम किस उम्मीद से कांग्रेस में गए। संसदीय चुनाव के नतीजों के बाद भी पोचाराम केसीआर के साथ बने रहे। केसीआर ने पोचाराम के लिए क्या कम किया है? पोचाराम ने खुद कई बार केसीआर की महानता की प्रशंसा की। इस बीच कई और नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की कतार में हैं। ऊपर से बीआरएस विधायक वी लक्ष्मण रेड्डी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता के जना रेड्डी से मुलाकात की, जिससे उनकी तेलंगाना पार्टी से बाहर निकलने की अटकलें तेज हो गई हैं। मेजर्स संतोष सैंड ग्रेनाइट सप्लाई के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपियों ने अवैध रूप से उत्खनन की गई सामग्री की बिक्री से लगभग 300 करोड़ रुपए अवैध रूप से अर्जित किए और सरकार को देय 39.08 करोड़ रुपए की रॉयल्टी राशि की भी चोरी की। ईडी की जांच से पता चला कि अवैध रूप से उत्खनन की गई सामग्री की बिक्री आय को जानबूझकर बैंकिंग लेन देन और खातों की पुस्तकों में रिपोर्ट नहीं किया गया था। यह लेन देन नकद में किए जाने का संदेह था। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सिंगरेनी कोयलरेज कंपनी लिमिटेड और उसके श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी राज्य सरकार। शुक्रवार को हैदराबाद में वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के 10वें दौर की शुरुआत में तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क द्वारा एससीसीएल पर उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए उन्होंने एससीसीएल और उसके श्रमिकों के हितों के खिलाफ केंद्र के काम करने की आशंकाओं को खारिज कर दिया। रेड्डी ने कहा कि वो एससीसीएल की स्थिति से अवगत हैं और संगठन के सर्वोत्तम हित में समाधान खोजने के लिए भट्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मंत्रालय के अधिकारियों एससीसीएल और श्रमिकों के साथ चर्चा की जाएगी। हालांकि सबसे पहले उन्होंने कहा कि एससीसीएल को आवंटित ओडिशा में नैनी कोयला ब्लॉक का मुद्दा उठाएंगे, जिसके बाद एक नोटिस जारी किया गया है। इसे मिशन मोड में लिया जाएगा और इस मुद्दे को हल करने के लिए ओडिशा सरकार के साथ बातचीत होगी। इसलिए नैनी कोयला ब्लॉक से 50% उत्पादन को उत्पादन में लगाने में एससीसीएल को लाभ होगा।
स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा ने शुक्रवार को कहा कि जल्द ही एक वैकल्पिक स्थान पर उस्मानिया अस्पताल के लिए एक नई इमारत की आधारशिला रखी जाएगी। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री ने करीब 14 करोड़ रुपए से खरीदी गई MRI मशीन, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नई रसोई और 35 लाख रुपए की लागत से पुनर्निर्मित मेडिकल OP का भी उद्घाटन किया। मंत्री ने अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टरों, कर्मचारियों और कुछ रोगियों से बातचीत की। कार्यक्रम में बोलते हुए राजनरसिम्हा ने कहा कि उस्मानिया अस्पताल को इलाज की जरूरत थी। इसका एक विशाल इतिहास है। यह हैदराबाद और तेलंगाना का गौरव है। अस्पताल की ऐसी हालात होना दुखद है। हमें डॉक्टरों की सेवाओं की सराहना करनी होगी। यदि हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण की अनुमति नहीं दी तो जल्द ही वैकल्पिक स्थान पर अस्पताल भवन का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सरकार उस्मानिया के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में नई एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 24 जून को होने वाली है। एनडीए सरकार में टीडीपी, भाजपा और जनसेना शामिल है। मुख्य सचिव नीरज कुमार प्रसाद के हवाले से आज एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक सोमवार सुबह 10 बजे सचिवालय के पहले ब्लॉक से शुरू होने वाली है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सभी विभागों के कैबिनेट बैठक के लिए अपने एजेंडा सौंपने का निर्देश दिया। 25 सदस्यीय मजबूत मंत्रिमंडल में 17 नए और 8 अनुभवी मंत्रियों का मिश्रण होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।